स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक एसटी पर, जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस की एसटी है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। जानते हैं उस एसटी का नंबर, जिससे आपको मदद मिलेगी उसके क्वेश्चंस को ढूंढने में और आंसर करने में। एसटी का नंबर है ST09 एसबीआई क्लर्क मेंस। और शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो है, इनमें से कौन सी डिवाइस में रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं। सिंपल सा प्रश्न है जो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, पीसीआईज वगैरह, ये एजीपीज वगैरह को होल्ड करता है। आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। देखते हैं, क्या हार्ड डिस्क वो डिवाइस है? जी नहीं। क्या फ्लॉपी? जी नहीं, ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है। क्या मदरबोर्ड ऐसा कोई कंपोनेंट है? या उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई भी नहीं। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सही मायने में एक ऐसी लार्ज स्केल पीसीबी है या एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर हम लोग रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह वगैरह को माउंट करवाते हैं। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आता है वो है मदरबोर्ड, जिसका मतलब कि हम लोगों ने सही आंसर किया है इस प्रश्न का, सही कॉन्सेप्ट और सही रीजन के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? देखिए, आज की डेट में हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, तो ज्यादातर लोगों को इसका उत्तर पता होगा या मालूम होगा। देखते हैं कि आपको इसका उत्तर पता था या नहीं जब आपने ये एसटी दी। देखिए, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर पहला जो ऑप्शन है, दूसरा है ओपन सोर्स, तीसरा हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, चौथा है शेयरवेयर, या पांचवा इनमें से कोई भी नहीं। हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉइड एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहां पर बिना किसी गलती के हम ओपन सोर्स पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हमारे सामने जो आता है वो है ओपन सोर्स। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछता है, दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को डैश कहा जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की देर है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक ये डिवाइस है, डिवाइस ए मान लेते हैं, डिवाइस बी है, और एक अकेले पाथ को ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? एक हिंट दे देता हूं, इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करते हैं। जी हां, अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। क्या वो मॉड्यूलेशन है, क्या वो एनकोडिंग है, क्या वो लाइन डिसिप्लिन है, क्या वो मल्टीप्लेक्सिंग है? कई इनपुट्स और एक आउटपुट, मतलब कई डिवाइसेस और सिंगल पाथ को शेयर करते हुए, इसको हम लोग कहते हैं, जी हां, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। आइए इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर हमारे सामने जो आ रहा है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछता है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। सेव है, सेव एज है, वेब पेज के रूप में सेव करना, एक ये भी ऑप्शन होता है, सेव एज वेब पेज जिसे कहते हैं। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई भी नहीं। हम सब जानते हैं कि जब हमें एक डिफरेंट लोकेशन को ब्राउज करना होता है, ये डिफरेंट एक्सटेंशन में किसी फाइल को सेव करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेव का नहीं, हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए सेव एज। आइए इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर हमारे सामने आ रहा है सेव एज। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं, भले ही कंट्रोल एस क्यों ना करें, वो हमेशा सेव एज ही होता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे लोकेशन और फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा होता है। तो यहां पर सही उत्तर आपका जो है वो है सेव एज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमसे पूछता है, ध्वनि के पुनरुत्पादन को या उत्पादन के लिए एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम लोग कहते हैं, ऑडियो प्लेयर एक डैश का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है एक ऑडियो प्लेयर, एक सीडी ऑडियो प्लेयर, अगर उसको सीडी में से डेटा को रीड करना होता है? इसका सही उत्तर हमें मालूम है। एक सीडी प्लेयर के अंदर, एक सीडी जो ऑडियो प्लेयर होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर सीडी को या डीवीडी को रीड करने के लिए क्या पाया जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, क्या पाया जाता है? वो है लेजर बीम। लेजर बीम पाई जाती है किसी भी सीडी ऑडियो प्लेयर के अंदर, सीडी डीवीडी या डीवीडी ऑडियो प्लेयर के अंदर लेजर बीम, जो कि उस डीवीडी में से या उस ऑप्टिकल डिस्क में से डेटा को रीड करने का कार्य
करती है। इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आता है वो है लेजर बीम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछता है एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है डैश को। किसको? एक डिस्क पर चक्र कहा जाता है। पहली बात यहां पर मैं ये बता दूं कि यहां पर बात चल रही है हार्ड डिस्क की। अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में एक प्लैटर होता है और उस प्लैटर के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इन सर्कल्स के बारे में वो पूछ रहा है। अब इन सर्कल्स को क्या कहते हैं? क्या इसे सेक्टर कहते हैं? जी नहीं, इसे सेक्टर नहीं कहते। इसे कहते हैं, जी बिल्कुल सही आपने आंसर किया, इसे कहते हैं ट्रैक। ये एक ट्रैक है। तो इसका सही अगर उत्तर देखें तो वो हमारे सामने आता है ट्रैक के रूप में। आइए जांच ले इसको। उत्तर है ट्रैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछता है स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद भी डेटा को होल्ड करके रखता है, ऐसे स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है और हो सकता है कि एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इसका आंसर दे दे, क्योंकि अक्सर वो लोग ये चीजें पढ़ते हैं अपनी इनिशियल स्टेज में। देखते हैं, वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? जी नहीं। क्या उसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? कह नहीं सकते कुछ ऐसा। अनुक्रमिक स्टोरेज, प्रत्यक्ष स्टोरेज, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर इसको पहले कैंसिल करना शुरू करें तो वॉलेटाइल स्टोरेज का मतलब होता है बिजली बंद करने पे डेटा गायब हो जाए। अनुक्रमिक नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो बचता जो हमारे पास है वो है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, मतलब बिजली बंद करने के बावजूद डेटा को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखने वाला एक ऐसा स्टोरेज, और ऐसे स्टोरेज को हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? देखिए हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, एक ऐसे कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। मेरे सामने यहां पर कई ऑप्शंस हैं, मैंने सीधे यूटिलिटी पे लगाया क्योंकि मुझे मालूम है कि यूटिलिटीज के काम क्या होते हैं। और वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन इसमें नहीं हो सकता, एल्गोरिथम नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा भी नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है और वो ऑप्शन है यूटिलिटी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो वो हमारे सामने आता है यूटिलिटी के रूप में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है नेटवर्क आर्किटेक्चर मोटे तौर पर या तो पीयर टू पीयर का इस्तेमाल करता है या फिर डैश का इस्तेमाल करता है। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर को कैटेगराइज भी किया गया है, या तो पीयर टू पीयर में या फिर डैश में। अब ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी सेकंड कैटेगरी है पीयर टू पीयर के अलावा। आइए जांचते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, पहले देख लेते हैं उन ऑप्शंस में क्या है, शायद उसी में से हमें सही उत्तर मिल जाए। सिस्टम आर्किटेक्चर नहीं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, ओएसआई मॉडल, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए मुझे यहां पर आंसर दिख रहा है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? क्या वो ओएसआई मॉडल है? मुझे नहीं लगता कि ओएसआई मॉडल होना चाहिए। इसके अलावा सिस्टम आर्किटेक्चर जी नहीं। इसके अलावा बचता हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर, जैसे पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं, ये दो ऐसे आर्किटेक्चर हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात चली है क्लाइंट सर्वर की, तो कुछ बताना जरूरी हो जाता है, और वो क्या है बता देते हैं। वो ये है कि क्लाइंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने वाला सिस्टम जो होता है वो होता है आपका सर्वर। सर्वर एक पेरेंट नोड की तरह या एक पेरेंट कंप्यूटर की तरह काम करता है, और जो आपका क्लाइंट होता है वो एक चाइल्ड नोड या एक चाइल्ड कंप्यूटर की तरह काम करता है। आइए इसका सही उत्तर जांच लें। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक समर्पित कंप्यूटर का अर्थ है डैश। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर, समर्पित का यहां पर मतलब है डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जैसे सिर्फ एक टास्क असाइन किया जाता है और वो वही टास्क करता चला जाता है, मतलब एक सिंगल टास्क जिसे असाइन कर दिया जाए। अब देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा है। यह केवल एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जी नहीं, गलत हो जाएगा। जिसे एक और केवल एक काम सौंपा जाता है, कुछ लग रहा है ऐसा। जो केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जी नहीं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हो, नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला है, जो कि है जिसे एक
और केवल एक काम सौंपा जाता है, मतलब सिंगल टास्क जिसे असाइन किया जाता है। आइए इसका सही उत्तर जांच ले। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है जिसे एक और केवल एक काम सौंपा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है MDR या मेमोरी डेटा रजिस्टर। देखिए कुछ याद आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पढ़ता ही। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमें लगा कि इसको इस वाली एसटी में भी शामिल करना चाहिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन है MDR डेटा रजिस्टर डैश रखता है। यहां पर उसके फिजिकल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, किससे बना है, क्या होल्ड करता है। जी हाँ, वो क्या होल्ड करता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग सही उत्तर देंगे। वो होल्ड करता है ट्रांजिस्टर की श्रृंखला को या सीरीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स को होल्ड करता है। इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर है ट्रांजिस्टर की श्रृंखला या ट्रांजिस्टर की संख्याओं को होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है, यह एक छोटी सी फाइल है जो जब आप कुछ वेबसाइटों को ब्राउज करते हैं तो वेब सर्वर स्वचालित रूप में या स्वचालित रूप से आपको पीसी पर या आपके पीसी पर भेज देता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जरूर है मगर समझने की देर है और आंसर आपके सामने आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसी फाइल का नाम बताइए जो वेबसाइट खुद ब खुद आपके सिस्टम पर या आपके क्लाइंट सिस्टम पर भेज देती है जब आप कोई वेबसाइट को ब्राउज करते हो। तो वो क्या है, उस फाइल का नाम क्या है, देखते हैं, जांचते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई। वेबसाइट नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं, लिस्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको मैं यहां पर उत्तर के रूप में दे सकता हूं, वो है कुकीज। कुकीज सही मायने में एक ऐसी फाइल है जो वेबसाइट भेजती है किसी भी वेब ब्राउजर या किसी भी क्लाइंट सिस्टम को, और कुकीज से काम होता है मॉडल्स डेटा को या सही डेटा को या डेटा को अपने तक या अपने में होल्ड करना। वेब कुकीज के नाम से भी जानी जाती है, HTTP कुकीज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिंपल कुकीज भी इसको कहा जाता है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है कुकीज, और हमने बिल्कुल सही उत्तर दिया भी था अभी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रिंटर में मेमोरी को जोड़ने का मुख्य लाभ यह है, क्या है सही या मुख्य, जो प्रॉफिट की अगर बात करें, बेनिफिट की बात करें, तो क्या बेनिफिट मिलता है मेमोरी जोड़ने से भाई। हमें एक प्रिंटर में मेमोरी जोड़ने का यह फायदा मिलता है कि हम उसके डैश बढ़ा सकते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ाया जा सकता है, प्रिंट स्पीड बढ़ाया जा सकता है, आउटपुट में रंगों को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, DPI बढ़ाई जा सकती है, या फिर उपरोक्त सभी, ये सभी बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रिंटर के पास मेमोरी नहीं होगी तो वो हर बार वेट करेगा नेक्स्ट प्रिंट कमांड आने के लिए, मगर ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, इसके पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, जिसे हम स्पूलर के नाम से जानते हैं, जो प्रिंट को एक क्यू में मेंटेन कर लेता है और एक के बाद एक प्रोसेस करता चला जाता है। तो अगर हम बात करें एक स्पूलर को होल्ड करने की, तो इससे क्या फायदा मिलता है, इससे हमें यह फायदा मिलता है कि प्रिंट स्पीड बढ़ जाती है। तो सही उत्तर जो यहां पर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिंट स्पीड का। आइए जांचते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है प्रिंट स्पीड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछता है, बहुत ही सिंपल सा है, एक थिक क्लाइंट के पास क्या होता है जो थिन क्लाइंट के पास नहीं होता। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग जरूर है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने शायद थिन और थिक क्लाइंट के बारे में कभी ना सुना हो, या थिन या थिक सिस्टम के बारे में कभी ना सुना हो, तो बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्या है थिक क्लाइंट के पास जो एक थिन क्लाइंट के पास नहीं पाया जाता, और ऑप्शन जो आपके सामने है वो भी देख लेते हैं। अभी मेरे पीछे ऑप्शन है, यहां पर देख लेते हैं एक बार। मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव या फिर बायोस। ऐसा क्या होता है थिक सिस्टम या थिक क्लाइंट के पास जो एक थिन क्लाइंट या सिस्टम के पास नहीं होता। मॉनिटर जी नहीं, कीबोर्ड जी नहीं, रैम हर सिस्टम के पास होती है, हार्ड ड्राइव या फिर बायोस। इसका सही उत्तर जो मुझे लगता है वो है हार्ड ड्राइव, और इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। एक नया प्रश्न है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है। देखते हैं, हार्ड ड्राइव इसका सही उत्तर है। एक थिक सिस्टम के पास हार्ड ड्राइव होती है, जबकि एक थिन सिस्टम के पास हार्ड ड्राइव नहीं पाई जाती है। यही डिफरेंस है थिक और थिन सिस्टम के बीच। फिलहाल इतना हमारे पास था आज के एसटी डिस्कशन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये एसटी डिस्कशन बहुत पसंद आया होगा। आप हमसे mahindraguru.com पर जुड़ सकते हैं, और आप अपने YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जो कि है www.youtube.com/c/Mahindra Guru videos. Your success is our success. Thank you.